देशभक्त का आज का एपिसोड थोड़ा अलग रहेगा। 99% समय हमने इस चैनल पर पिछले 6 सालों से सिर्फ देश के बारे में ही बात की है। देश की दशा दिशा के बारे में विद फैक्ट्स, डेटा, सटायर, भाई जितना हो पाया हमने बात की है, बिना किसी फिल्टर, बिना किसी इन्फ्लुएंस, 100% इंडिपेंडेंट तरीके से। इसीलिए पिछले 6 सालों में आपका ढेर सारा प्यार, सपोर्ट, रिकग्निशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका रिस्पेक्ट, आपका ट्रस्ट हमें मिला है, नोएडा से लेकर सीधे न्यूयॉर्क तक। शायद ये इकलौता कारण है कि आज भी हम वही काम कर रहे हैं जो 6 साल पहले हमने करना शुरू किया था, डिस्पाइट द फैक्ट हमें गिराने की भी काफी कोशिश की गई। उसके ऊपर हमारे एपिसोड्स का जो चॉइस होता है, जो टॉपिक होता है, जो तेवर होते हैं, उसके वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं हमारे साथ कि ये देशभक्त किसके साइड में है, ये लेफ्ट है या राइट है, ये कांग्रेस है या संघी है, ये आपटाड है या टीएमसी है या CIA एजेंट है। आज के विभाजित देश में किसी का साइड लेना तो मानो कंपलसरी हो गया। किसी का पालतू होना, किसी का एजेंडा चलाना, किसी का भक्ति करना, ये आजकल मानी हुई बात है, कंपलसरी बात है। लेकिन आप में से जो लोग बहुत टाइम से हमें देख रहे हैं वो जानते हैं कि हमारा साइड तो संविधान की तरफ है और हमारा सहारा है वो देशभक्त जो भारत देश से, उसके संविधान से प्यार करते हैं, ना कि किसी पार्टी की गुलामी। इसीलिए हमने सोचा कि 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे की शाम अपने संविधान की बात की जाए, देशभक्त के संविधान की बात की जाए। हां, 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। यह वो ऐतिहासिक दिन है जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। फिर 26 जनवरी 1950 को इसे हमने इफेक्ट में लाए, विच वी नो एज रिपब्लिक डे। लेकिन आज के दिन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली हम चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर BR अंबेडकर भारत के इतिहास में और हमारे संविधान के बनने में एक कॉलोसस से कम नहीं है डॉक्टर अंबेडकर। आज के दिन फिर से संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें हुई, पार्लियामेंट में बड़ा सेशन हुआ, अखबारों में बड़े लेख छपे, टीवी चैनल्स पर बड़े बड़े डिबेट हुए, संविधान में सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द को लेकर तू तू मैं हुआ। अब सच में संविधान को दिल से कितने लोग मानते हैं, कितने नेतागण मानते हैं, यह देशभक्तों को अच्छे से मालूम है। इसीलिए टीम ने सोचा कि आज हम ये सब ना करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान के बारे में बात करें, दुनिया के सामने वो आइडियाज, वो प्रिंसिपल्स, वो उसूल रखे जिसके बेसिस पर 6 सालों से देशभक्त काम करता आया है बिना किसी कॉम्प्रोमाइज किए हुए, जिसके बेसिस पर आज हमारी देशभक्त की फैमिली यूट्यूब पर 5 मिलियन से भी ज्यादा बन चुकी है। याद रखिए, आज का एपिसोड कोई AMA, आस्क मी एनीथिंग या क्वेश्चन एंड आंसर सेशन नहीं होने वाला है। वो तो हम ऐसे में भी इतने सालों से सैटरडे नाइट लाइव स्ट्रीम करते आए हैं। लेकिन इस एपिसोड के बाद भी अगर कोई ज्वलंत सवाल है आपके पास तो कमेंट्स में लिख डालिए, बना देंगे क्वेश्चन एंड आंसर एपिसोड ऑल्सो। लेकिन आज के लिए देशभक्त चैनल का संविधान, उसके बारे में बात करेंगे। हमारी सोच क्या है, हम चाहते क्या है, वाई डू वी एग्जिस्ट। भक्त बैनर्जी तो कहता है ना ही एग्जिस्ट करते तो और ज्यादा अच्छा होता। और हमारा एजेंडा क्या है इस एपिसोड में, इसका भी एक एजेंडा है कि आप अपने कंपनी में या अपनी निजी जिंदगी में ऐसे ही छोटा सा एक संविधान अडॉप्ट कर लीजिए। कुछ उसूल, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स जिसके ऊपर आप देशवासियों को देखोगे, पॉलिटिशियंस को आंकोगे। नो कॉम्प्रोमाइज, नो इफ्स, नो बट्स। तो आपके लाइफ में अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत क्लैरिटी आएगी, देश को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर बहुत क्लैरिटी आएगी। ये मेरी गारंटीड है, ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका आज मैं आपको बता रहा हूं अपने पर्सनल संविधान के लिए। सबसे पहला और सबसे मुश्किल पार्ट हमारे संविधान का आता है क्वेश्चन एवरीथिंग। ये देशभक्त का पंचलाइन, ये टैगलाइन आप अक्सर देखते होंगे चैनल के ऊपर। सवाल सबसे करो, गुस्सा सबको करो, ठीक है, बिना डर के, बिना फेवर के। लेकिन न्यूज, सटायर, व्यंग, पत्रकारिता, इन सब में आप एक चीज नोटिस करोगे, सवाल सबसे ज्यादा उससे पूछना चाहिए जो पावरफुल होता है, जवाब उससे मांगना चाहिए जो सत्ता में होता है। कटाश का आप उस पर नहीं मारते हो जो अधमरा ऑलरेडी है। हमारे देश में पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा बदलाव इस बात पर आया है कि हम सवाल किससे पूछते हैं उससे पूछते हैं जो मर चुका है, ये औरंगजेब या नेहरू, या उससे हम कठिन सवाल पूछते हैं जो मुंह खोलने लायक ही नहीं रह गया, जैसे कि कांग्रेस पार्टी। लेकिन सरकार या सत्ताधार पार्टी से सवाल पूछने में हमारी जान सूख जाती है। लेकिन हम तो पंच अप करते हैं और उसी में हमें मजा आता है। ज्यादातर हम यही करते हैं, ये जानते हुए भी कि इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। ये जानते हुए, भली भांति हम ये बात जानते हैं कि ज्यादा व्यूज, ज्यादा नंबर, ज्यादा पैसे, ज्यादा अवार्ड्स क्या करने से मिलता है डिजिटल मीडिया पर।
लेकिन एंटी एस्टैब्लिशमेंट, प्रो सिटीजन, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन स्टांस लेना ही हमारी पहचान है, हमारी शान है, और हम ऐसे ही रहेंगे चाहे कोई भी पावर में हो। हां, अब और कोई पावर में नहीं आ सकता, इसमें हमारी गलती नहीं है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का, सरकार से सवाल पूछने का सबसे पहला और सबसे कॉमन रिएक्शन जो होता है वो है एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल हो जाना। अक्सर भले मानुस, भद्र लोग टाइप जो होते हैं ऐसी टैगिंग से डर जाते हैं, उन्हें गालियां बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं, तो वो अपने आप सोशल मीडिया पर चुप हो जाते हैं। लेकिन हम तो ठहरे यूपी से, मदर सिस्टर तो हम क्लास 6 से दोस्तों के साथ करते आए हैं, और शर्म नाम की चीज हमें थोड़ी सी कम है। जितना हमें नेता टाइप लोगों में शर्म है, उससे भी शायद थोड़ी सी कम ही है। इसीलिए हमारा संविधान कहता है कि अगर देश हित में, जनहित में और संविधान हित में सवाल उठाना है, और उस सवाल उठाने से आपको एंटी नेशनल का टैग मिलता है, तो सही है, मंजूर है। YouTube कमेंट्स में तो एंटी नेशनल से कई गुना ज्यादा बदतर, गंदे, घटिया, भद्दे गालियां मिलती हैं, रोज मिलती हैं। लेकिन अगर जनता के मुद्दे जो मेन स्ट्रीम मीडिया भुला देती है या देखना नहीं चाहती है, उसे उठाओगे तो भाई गब्बर की फौज आपको गाली ही बकेगी, गेंदे फूल की बौछार तो नहीं करेगी। तो यह बात हमारा संविधान एक्सेप्ट करता है। एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, खान मार्केट गैंग, ये सब कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ये टैगिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर हमारे ऊपर, हमारे फैक्ट्स के ऊपर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, हमारे स्टांस के ऊपर, हमारे फाइनेंस के ऊपर आप कुछ गलत साबित कर पाते। गाली दी आपने क्योंकि आपके पास कुछ और था नहीं, तो हमारे संविधान में गाली, टैगिंग, ट्रोलिंग अच्छे माने जाते हैं, दाग अच्छे हैं, इंगेजमेंट बढ़ता है, और ऐसी ही गालियां हम आशा करते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आशा करती है कि लोग और देते रहें, जिससे जल्द ही हम 5 मिलियन से 10 मिलियन की फैमिली बन जाएं यूट्यूब पर। लेकिन हमारे संविधान के सबसे अहम स्तंभ पर अब आते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसके ऊपर बहुत कुछ और निर्भर करता है कि हम क्या कह सकते हैं, हम कहां क्या बोल सकते हैं, कहां हमें चुप रहना पड़ेगा बाय फोर्स। यह सब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तय करता है एक चैनल का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक कंपनी का। शुरू से ही देशभक्त का संविधान एक बात पर काफी साफ था कि हम 100% इंडिपेंडेंट रहेंगे, छोटे रहेंगे लेकिन इंडिपेंडेंट रहेंगे। किसी नेता, किसी अभिनेता, किसी बिजनेस हाउस का टट्टू बनने का शौक हमें नहीं था। वैसे जिंदगी में घमंड तो नहीं है, लेकिन इस बात का घमंड जरूर है कि आज तक 6 सालों में 3 सोर्सेज ऑफ इनकम को छोड़कर एक नया पैसा कहीं से नहीं उठाया है देशभक्त ने, ना पार्टी से, ना ग्रांट से, ना एनजीओ से, ना डोनेशन से, ना साइड डीलिंग से। 3 सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है? पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे सपोर्टर्स यूट्यूब पर और patreon.com/देशभक्त पर। इनके बिना हम पहले साल में ही खत्म, टाटा गुड बाय हो चुके होते। तो ये आज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बन गए हैं। ये जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, अगर ये कहते हैं कि हमने कुछ गलत किया है या हम गलत रास्ते पर हैं, तो इनकी बात हम सबसे पहले सुनते हैं। दूसरा, आप ऑडियंस, देशभक्त फैमिली, जो यूट्यूब ऑडियंस है, जिससे हमें एड रेवेन्यू मिलता है, जिससे हमारे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन क्योंकि ये अमाउंट काफी नहीं होता है, ऑफिस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लीगल, सीए एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, तो हर महीने कुछ स्पॉन्सर्ड एपिसोड्स हमें लेने पड़ते हैं, वो भी क्लियरली मार्क्ड होते हैं एज स्पॉन्सर्ड। अगर और पेड मेंबर्स हो भी जाएं तो हम ये स्पॉन्सर्ड एपिसोड्स भी बंद कर देंगे। लेकिन इन 3 सोर्सेज ऑफ इनकम के अलावा नो डील, नो इनकम, नॉट इवन 1 रुपी इन द लास्ट 6 ईयर्स। इसके ऊपर किसी भी तरीके का पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग, किसी भी तरीके का पॉलिटिकल कंसल्टेंसी, किसी भी तरीके का पेड पॉलिटिकल इंटरव्यू, इन सब से हम कोसों मील दूर रहते हैं। बहुत पैसा गंवाया है इन सबको मना करके, ये बिजनेस को मना करके, लेकिन हमारा मूल संवैधानिक ढांचा ऐसे ही बना हुआ है। बहुत लोग हताश होकर कहते हैं कि देशभक्त पार्टी फंडेड है, CIA फंडेड है, और हम सोचते हैं कि अगर काश वैसा होता तो आज 6 लोगों की छोटी टीम नहीं 6 साल बाद 600 लोगों का चैनल चला रहे होते। एडिटर जरा सोरोस का मेल निकालना, जरा ट्राई मारा दिया जाए। कहा जाता है कि हम पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में आजकल रहते हैं। कोई ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर कहता है कि फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स, लेकिन देशभक्त का संविधान यह कहता है कि फैक्ट्स तो फैक्ट्स ही रहे हैं और रहेंगे। हां, ये सब अपनी झूठ चिपकाने के लिए लोग ये सारी चीजें बोलते रहते हैं कि फैक्ट्स डोंट मैटर, या हम पोस्ट फैक्ट वर्ल्ड में रहते हैं। लेकिन हमेशा अगर आप फैक्ट्स को नहीं देखोगे तो देश और सोसाइटी डार्क एजेस में चली जाएगी। यह हमारे संविधान का मानना है। इसीलिए हमारे लिए सबसे प्रमुख फैक्टर होता है फैक्ट्स। सटायर हो ना हो,
फैक्ट्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हां, अब इतने एपिसोड्स हमने किए हैं, उसमें फैक्ट्स पर हम ज्यादा प्रमुखता देते हैं कि भैया रिसर्च पर फैक्ट्स। और आप हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड्स देख लीजिए देशभक्त का, कोई छोटी मोटी मिस्टेक आपको मिल सकती है, लेकिन ऐसा आप एक एपिसोड नहीं दिखा पाओगे हमें जहां देशभक्त पर सारे के सारे फैक्ट्स ही गलत थे या पूरा एपिसोड ही गलत था। हां, यह बात मैं मानता हूं, फैक्ट्स चुभते होंगे, फैक्ट्स देखकर गुस्सा आता होगा, लेकिन हमारे संविधान में फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करना अलाउड नहीं है। कह लीजिए यह देशभक्त के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर का मामला है, इसके साथ छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते हैं। कई बार हमें जो कमेंट सबसे ज्यादा पसंद आते हैं वो कहते हैं कि बहुत बुरा लगा तुम्हारा एपिसोड देखकर, तुमसे बिल्कुल सहमत नहीं है हम, लेकिन तुम्हारे फैक्ट्स तो ठीक हैं। देशभक्त के साथ आप भले ही अग्री करें या ना करें, हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, डीपीएसपी, वो यही कहती है कि भारत की जनता को फैक्ट्स और डेटा के साथ अवगत कराया जाए। फैक्ट्स जानने के बाद आप किसको सपोर्ट करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम फैक्ट्स जान लो कि ग्राउंड पर क्या है। लेकिन सवाल तो तब फिर भी उठता है और बार बार उठता है कि हम किसको सपोर्ट करते हैं, हमारा दिल किसके लिए धड़कता है, इलू इलू करता है। देखिए, एक पहली बात तो यह है कि अगर आपका दिल किसी आपके पार्टनर के लिए नहीं धड़कता है बल्कि किसी पार्टी के लिए धड़कता है या किसी नेता के लिए धड़कता है, तो पहले तो अपना इलाज कराइए और सच्चे प्यार के तलाश में निकल जाइए। दूसरा, कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो यह सवाल उतना ही पर्सनल होना चाहिए जितना कि आप बेडरूम में आपका फेवरेट पोजीशन क्या है। पता नहीं क्यों हम अपना पॉलिटिकल प्रेफरेंस बाहर लटका कर ऐसे घूमते हैं, कोई पूछे ना पूछे उसे हम बताते हैं, फिर उसके साथ हम भिड़ जाते हैं, सारा माहौल खराब कर देते हैं। किसने बोला था कि भैया आपको लाउड स्पीकर बनने की जरूरत है? ये कब से फैशनेबल बन गया है इन सब चीजों को लेकर लड़ना, अपने फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अलमनाई ग्रुप के साथ। देशभक्त का संविधान तो साफ कहता है कि हमाम में सारे नेतागण एक जैसे हैं, कोई जेब कतरा है तो कोई रेपिस्ट है, कोई मर्डरर है, कोई गैंग लीडर है तो कोई डॉन है। सिटीजन और वोटर्स को बस इतना करना है कि सबसे कम खतरनाक नेता को चुनो, उससे काम करवाओ, उस पर निगरानी रखो और फिर गंदे डायपर की तरह उसे जल्दी से बदल दो, इससे पहले कि सब कुछ सामान सूख जाए, चिपक जाए और पूरे देश में बांस आने लगे। तो देशभक्त का सपोर्ट रहेगा लोकल लीडर पर, लोकल एमएलए पर जो वहां काम करता हो या फिर सबसे कम चोर हो। हां, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है उन नेताओं के प्रति जो क्रिटिसिज्म झेल सके, जो सटायर्स समझ सके या जिनका ईगो उतना बड़ा ना हो। उसको छोड़कर हमारा दिल तो ना किसी के लिए धड़का है ना धड़केगा पॉलिटिशियन के लिए। देशभक्त के संविधान का यह कहना है कि पॉलिटिक्स के ऊपर लड़ना भी ना, और खास करके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, बिल्कुल बेकार है। क्योंकि अगर आप सच देखो तो लगभग सारे पॉलिटिशियंस आपस में प्राइवेट लाइफ में दोस्त हैं या अपने साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हम उनके नाम पर, उनके पार्टी पर लड़ मरते हैं। हां, एक एक्सेप्शन इस बात पर मैं कहूंगा जहां हमें भी लड़ मरना चाहिए, और वो ये है कि सपोर्ट आप किसी भी करो, कोई बात नहीं, आप किसी भी सपोर्ट करो पार्टी या लीडर को, लेकिन जहां बेसिक ह्यूमैनिटी, जहां बुनियादी मानवता नहीं दिखे, वहां फिर आपको भी कहना पड़ेगा कि यह हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे मैंने भी कई दोस्त, कई रिश्तेदार खोए हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के सवाल पर नहीं, तब जब वो दूसरे के मरने पर, दूसरों की पीड़ा पर, दूसरों का टॉर्चर पर वो खुश हो रहे थे, तब बात पॉलिटिक्स की नहीं रह जाती है, तब वो इंसान के कैरेक्टर पर बात आ जाती है। और वहां आप जरूर लड़िए, वहां जरूर आप रिश्ते भी काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी बातें अब आपको सुनकर आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, और ये बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हो गया? अब 500 कमेंट रोज इसी सवाल पर ही आते हैं, टू नेगेटिव दिस चैनल इज। पहले इल्जाम लगा था कि भाई देखिए ये सब चैनल झूठ बातें करता है, फिर इल्जाम लगा कि ये सब पेट बातें करता है, आजकल नया इल्जाम लगा है कि ठीक है प्रॉब्लम्स है देश में, लेकिन इस तरीके से हाईलाइट करने की क्या जरूरत है, वाई सो नेगेटिव, अच्छी चीजों के बारे में बात करो, अच्छा एक फील दीजिए आप हमें। अब इसमें हमारी क्या गलती है? हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान यह कहता है कि देश में हो रहे सबसे कठिन, सबसे जटिल, सबसे सीरियस मुद्दों पर बात करना है, यह हमारा संविधान कहता है। अब उसमें नेगेटिव न्यूज है तो उसमें हमारी क्या गलती है? हमें क्यों ब्लेम कर रहे हो?
और वैसे में भी अगर आपको पॉजिटिव न्यूज चाहिए, हमारा हमेशा कहना है, हमारा संविधान हमें इस बात की परमिशन देता है कि लोगों को इंकरेज करो, उनको प्रोत्साहित करो कि आप न्यूज चैनल खोलिए, 9 बजे खोलिए, देखिए वहां कितनी पॉजिटिविटी की यूनिवर्सिटी चल रही है, अरे पॉजिटिव की ड्रग चल रही है। उस यूनिवर्स में अगर आप टेलीविजन चैनल खोलोगे तो $10 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बन चुके हैं, दुनिया हमें बादशाह सलामत करके बुलाती है, चाइना तो हमारे एक्सपोर्ट्स के बिना कल चूर चूर हो जाएगी, और स्विट्जरलैंड से सारे बैंक्स कश्मीर में शिफ्ट हो चुके हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद। लेकिन अफसोस हमें तो फैक्ट्स के साथ ही रहना पड़ेगा। एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन तो अब नेगेटिव है लेकिन सही है। देशभक्त के संविधान में साफ अक्षरों में यह भी लिखा हुआ है कि हम सेक्युलर हैं, प्रोग्रेसिव हैं। यानी जैसे हमारे देश के संविधान में भी हर पन्ने में सेक्युलरिज्म बसा हुआ है, प्रियम्बल से सेक्युलरिज्म शब्द निकाल दो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे संविधान में। वैसे ही अगर 6 साल में आप कोई भी एपिसोड निकाल लो तो आपको मिलेगा ना किसी धर्म विशेष के प्रति हमने घृणा दिखाई है और ना किसी धर्म विशेष के प्रति एक्स्ट्रा प्यार दिखाया है। देशभक्त पर अक्सर एंटी हिंदू होने का टैग चिपकाने की कोशिश की गई है। ये इसलिए क्योंकि हम जब तथ्यों पर, फैक्ट्स पर, लॉजिक के बेसिस पर हमें कोई हरा नहीं सकता है या कोई होल्स ड्रिल नहीं कर सकता है, तो हमें धर्म के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ये एक्सपेक्टेड भी है। लेकिन हमें तो अपने धर्म पर गर्व है और इसीलिए हम तो टेंपल रन करने की भी हमें जरूरत नहीं लगती है, क्योंकि हम अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर बिल्कुल इनसिक्योर नहीं है। और उसके ऊपर देशभक्त का संविधान मुझे परमिशन नहीं देता है कि मैं धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करूं, उसको एक्सप्लॉइट करूं, नंबर बटेरूं या फिर सब्सक्राइबर्स लेने की कोशिश करूं। धर्म हमारे संविधान में भी एक निजी मामला है और एक अडल्ट इंसान भैया जो चाहे, आपकी श्रद्धा जिस तरफ हो, आप जिस भगवान को पूजो वो आपकी श्रद्धा है, और भैया आप करो अपना काम, मैं करूंगा अपना काम। हां, लेकिन यह बात सच है कि हम हिंदू धर्म के वेपनाइजेशन, उसके पॉलिटिसाइजेशन के जरूर खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति करना, ऊंची हरकतें करना, मारपीट करना, खून खराबा करना हमारे देश की छवि के लिए खराब है, हमारे देश के रेपुटेशन के लिए खराब है और हमारे धर्म का अपमान हम इसे मानते हैं। तो धर्म के ठेकेदारों को रोकना हम अपना धर्म मानते हैं, इसीलिए हम इन चीजों का भांडाफोड़ जरूर करते आए हैं। तो एंड में हमारे संविधान को चाहिए क्या? देशभक्त का एजेंडा क्या है? ये वाला पॉइंट सबसे आसान है आंसर करना। हमें वही चाहिए जो प्रियम्बल ऑफ इंडिया चाहता है, भारत को एक विकसित देश बनाना जहां सबकी ग्रोथ हो। इसीलिए इकोनॉमी हम फर्स्ट मानते हैं, पीस हम फर्स्ट मानते हैं, प्रोस्पेरिटी हम फर्स्ट मानते हैं, उसके बाद सबका ग्रोथ होगा। इसीलिए हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेक्युलरिज्म, प्रोग्रेसिव थॉट जरूरी है इस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जो सबके लिए एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो। नहीं तो कोई हमारे पास आएगा नहीं, कोई बिजनेस यहां सेटअप नहीं करेगा। चाइना में फैक्ट्री सेटअप करना और आसान है, क्योंकि हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है। तो फेडरलिज्म के बिना तो काम नहीं चल पाएगा, और फ्रेटर्निटी के बिना हम एक दूसरे का गला दबाने लगेंगे। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के बिना हमारी डेमोक्रेसी मानो बिन आलू जैसे समोसा बनकर रह जाएगा। और लिबर्टी तो आपको देनी पड़ेगी लोगों को अपने थॉट्स, अपने विचार और अपने धर्म को मानने के लिए। बस यही सी छोटी सी लड़ाई चलती आई है, एक चेष्टा चलती आई है हमारी छोटी सी देशभक्त टीम का पिछले 6 सालों से, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज एवर। जो लोग शुरुआत से इस सफर में हमारे साथ हैं उन्हें सलाम, जिन्होंने इस जर्नी में कभी भी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है उन्हें हमारा नमन, और जिन्होंने हमें गालियां दी हैं, हमें ट्रोल किया है, उन्हें बड़ी सी जादू की झप्पी। इसलिए नहीं क्योंकि आप लोगों को प्यार की जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अक्सर हेटर्स को शुक्रिया देना भूल जाते हैं। अरे उनके हेट से ही तो हमें ईंधन मिला है, उनके ट्रोलिंग से ही तो हमें एल्गोरिथमिक एंगेजमेंट मिला है, उनके उकसाने से भक्त बनर्जी का जन्म हुआ था भाई। और बताइए हम उन्हें थैंक्स नहीं बोलेंगे? ये तो हिपोक्रेसी की सीमा हो जाएगी ना, है? ये सारे प्रिंसिपल सिर्फ देशभक्त के लिए नहीं, मैं अपने पर्सनल जिंदगी में भी फॉलो करता हूं। किससे बात करना है, किससे इंगेज करना है, किससे डील करना है, कहां आवाज उठानी है, कौन सा जंग लड़ना है। एक इंसान सब कुछ तो नहीं लड़ सकता है, इसीलिए यू हैव टू चूज योर बैटल्स। आप भी सोचो, देश के लिए, देश के प्रति क्या आप एक पर्सनल अपना संविधान बना सको? व्हाट विल बी योर पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन? तब शायद डॉक्टर अंबेडकर का, हमारे देश के फाउंडर्स का जो सपना था ना, वो सपना कहीं ना कहीं पूरा होगा जब हम सब मिलकर एक बेहतर गवर्नमेंट, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट, एक बेहतर देश के लिए मेहनत करेंगे, अपने आप को भी अकाउंटेबल ठहराएंगे, कुछ प्रिंसिपल्स को विदाउट कॉम्प्रोमाइज फॉलो करने की
कोशिश करेंगे। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर हमारा काम पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब टू द देशभक्त। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो patreon.com/देशभक्त पर आप जा सकते हो, एक एनुअल मेंबर भी बन सकते हो। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।